हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका डेकार्त चल रहा था, रेने डेकार्त। तो उसकी मैंने आप लोग को 2 वीडियो भेज दिए हैं, अभी ये 3rd वीडियो है। तो हम डेकार्त के देखते हैं सौंदर्यात्मक क्या विचार थे, क्या मत थे सुंदरता को लेके, और उन्होंने सौंदर्य शास्त्र में कला का क्या वर्णन किया हुआ है। तो अभी आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो जो भेजी थी वो बताती हूँ, रिमाइंड कराती हूँ, देन हम देखते हैं इस वाली वीडियो के बारे में। तो डेकार्त ने कहा था कि हमारी 5 बाह्य इंद्रियां होती हैं। आपको बता चुकी हूँ जूम मीटिंग पे बाह्य और आंतरिक इंद्रियां क्या होती हैं। तो 5 हमारी बाह्य इंद्रियां होती हैं और 2 हमारी आंतरिक इंद्रियां होती हैं। बाहरी इंद्रियां जो होती हैं वो बाहरी वस्तुओं को प्रभावित करती हैं, और इच्छा करना तथा भावावेग से संबंधित आंतरिक इंद्रियां होती हैं। तो जो चीज़ें हम बाहरी इंद्रियों से फील करते हैं वो हमें बाहर से दिखती हैं, लेकिन जो हम आंतरिक से फील करते हैं वो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि इच्छा, भाव। तो बाहरी इंद्रियां हमारे शरीर के अंग हैं। बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें कि जो इंद्रियां होती हैं कौन कौन से अंग होते हैं। और इसी प्रकार सामान्य बोध जो कॉमन सेंस होता है वो भी एक प्रकार के शरीर के अंग के रूप में इंद्रिय है, जो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों की कल्पना के स्तर तक ले जाता है। जब हम सामने देखते हैं किसी चीज़ को, हमारी इंद्रियां जो बाह्य होती हैं उसकी अनुभूति करती हैं, तो उसी से क्या होता है, हमारे कल्पना स्तर तक पहुंचती हैं वो। यहाँ ये रूप कुछ समय तक सुरक्षित रहते हैं, अतः कल्पना का यह अंश स्मृति कहलाता है। तो चीज़ें आप देखते हो बाहरी रूप में, उसको क्या करते हैं, दिमाग में उसको कुछ टाइम तक तो हम रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। फिर ये कल्पना क्या होती है, स्मृति का एक अंश बन जाता है, मतलब आपके यादों का एक हिस्सा बन जाता है। तो कल्पना की व्याख्या डेकार्त ने इंद्रिय प्रत्यक्ष, स्मृति, स्वप्न तथा काव्यात्मक स्वतंत्र कल्पना के प्रसंग में की हुई है। सामान्य बोध के कारण इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से प्रभावित होती हैं या इंद्रियां प्रत्यक्ष होती हैं। इंद्रियों पर पड़े बाह्य प्रभावों को मस्तिष्क के एक अंग में कुछ समय तक धारण किए रहने की क्षमता होती है, यही स्मृति होती है। सेम यही चीज़ अभी मैंने आपको बताई कि जो चीज़ें हम सामने देखते हैं बाहरी वस्तुओं से प्रभावित होते हैं वो हमारी बाह्य इंद्रियां होती हैं, और जो बाह्य इंद्रियां देखती हैं उन पर जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे मस्तिष्क के अंदर जाता है, और मस्तिष्क के अंदर जब जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, कल्पना धारण करते हैं। और जो ये कल्पना चलती है, इमेजिनेशन चलती है, वो कुछ टाइम तक हमारे अंदर रहती है, फिर वो धीरे धीरे वो हमारी स्मृति बन जाती है। तो बाह्य वस्तु की ओर उत्प्रेरित कल्पना हमारी इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होकर ऐसे रूपों का निर्माण करती है जो स्वप्न अथवा विभ्रम में दिखाई देती है। तो जो चीज़ें हम देखते हैं बाह्य वस्तुओं की ओर, जो हम कल्पना कर लेते हैं दिमाग में, जो हमारी उससे इच्छा शक्ति निकलती है वो स्वतंत्र हो जाती है, और उसके बाद वो क्या बन जाती है, हमारे सपनों में आती रहती है, कहीं ना कहीं वो हमें स्वप्न में दिखाई पड़ती है। तो किंतु जिस समय आत्मा स्वतंत्र इच्छा शक्ति द्वारा कल्पना को प्रेरित करती है उस समय मन में ऐसे रूप उत्पन्न होते हैं जो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा स्मृति में संचित बिंबों के विभिन्न होते हैं। तो यही कह रहे हैं कि जो चीज़ें हम देखते हैं बाह्य इंद्रियों द्वारा वो हमारे कल्पना में तो आ जाती हैं और वो हमारे स्वप्न में भी दिखने लगती हैं। स्वप्न में कहीं से भी नई चीज़ें नहीं आती हैं, वो हमारी स्मृति में स्टोर होती रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं, वही चीज़ें हमें सपनों में दिखाई पड़ती हैं। तो ये डेकार्त के कुछ मत थे। अब हम इस वीडियो में देखते हैं डेकार्त ने क्या कहा हुआ है। जब हमारे मन में किसी वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनता है जिसके समान कोई वस्तु हमारे पिछले जीवन में लाभकारक या हानिप्रद सिद्ध हुई थी, ऐसे प्रतिबिंब से भाववेग उत्पन्न होते हैं। जैसे कभी कभी आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे साथ पहले हो चुकी है, तो यही कह रहे हैं कि जब हमें ऐसा महसूस होता है, हमारे दिमाग में वस्तु का ऐसा प्रतिबिंब बनता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमें पिछले जीवन में इससे कुछ लाभ मिला था या फिर इससे कुछ हानि सिद्ध हुई थी, तो ये जो है क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है, और इसी से एक हमारे भाव वेग उत्पन्न होते हैं। मूल भाव वेग क्या होते हैं, आश्चर्य, प्रेम, इच्छा, सुख एवं दुख होते हैं। ये सभी भाव वेग इनसे ही उत्पन्न हुए हैं या इनकी उपजातियां हैं। तो जो मूल भाव वेग हैं वो मूल भाव वेग से ये सारे वेग उत्पन्न हुए हैं, या फिर कह सकते हैं उनके पार्ट्स हैं, उनकी उपजातियां हैं। तो विभिन्न व्यक्तियों के मस्तिष्क की रचना अलग अलग प्रकार की होती है, अतः जो कोई भी वस्तु सबके एक समान भाव से उत्पन्न नहीं करती। सही बात है, सबके व्यक्तियों का मस्तिष्क एक जैसा होता है, रचना अलग अलग होती है, सब अलग अलग प्रकार से सोचते हैं, तो उसी प्रकार सब में समान भाव से उत्पन्न नहीं होता है, सबका अलग अलग तरीके से भाव उत्पन्न होते हैं। भाव वेग इच्छा शक्ति से उत्पन्न नहीं होते, बल्कि उन वस्तुओं से होते हैं जो उनसे समानता संबंधित होती है।
तो ये कह रहे हैं कि हर एक चीज़ से हमारे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं। जो चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं या फिर जो हमसे संबंधित होती हैं चीज़ें, उन्हीं को जब हम देखते हैं तो उन्हीं से हमारी इच्छा शक्ति क्या होती है, जागृत होती है और हमें उसे पाने की लालसा स्पष्ट होती है। तो ये क्या होता है, उससे ही संबंधित होती है। आगे देखते हैं, भाव वेगों को तुरंत रोका नहीं जा सकता है क्योंकि उनके साथ हृदय संलग्न होता है। सही बात है। अब देखिए, जो आपके भाव निकलते हैं, वेग निकलते हैं, तो उनको आप रोक नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो आपको आपके हृदय से संलग्न मतलब जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए जैसे आप अचानक से किसी चीज़ को देख के बहुत इमोशनल हो जाते हो, तो आप अपने भाव को नहीं रोक पाते हो। आप क्या करते हो, तुरंत रोने लग जाते हो, दुखी हो जाते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपके हृदय को जो है दुख पहुँचाया। तो क्या हुआ, वो आपके हृदय से संलग्न हुआ, जुड़ा हुआ। तो यही कह रहे हैं कि भाव वेग को तुरंत रोका नहीं जा सकता है क्योंकि ये जो है हृदय से संलग्न होता है। भाव वेग के समय कुछ विचारों को हम रोक सकते हैं और कुछ पर हमारा वश नहीं होता है। जैसे कुछ चीज़ों को हम रोक सकते हैं। मान लीजिए सबके सामने बीच में बैठे हैं या हमें किसी बात पे हंसी आ रही है और हमें हंसना नहीं है, तो हम कहीं ना कहीं उसको रोक लेते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम इतने बहक जाते हैं इमोशंस को लेके कि ये चीज़ें हमारे वश में नहीं होती हैं, या फिर हम किसी चीज़ से इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं तो वो चीज़ें हम दिखाने लगते हैं, तो उन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। कलाकृति का अनुभव स्वतंत्र कल्पना से उत्पन्न भाव के साथ साथ बौद्धिक हर्ष का अनुभव है। यह अनुभव इंद्रियों के तनाव मुक्त होने का अनुभव नहीं है। अब देखिए, ये क्या होता है, कलाकृति का अनुभव जो होता है वो स्वतंत्र कल्पना से उत्पन्न होता है और भाव के साथ साथ बौद्धिक हर्ष का भी अनुभव होता है। मतलब जो चीज़ें आप कलाकृति में बनाते हो, अनुभव करते हो, वो हमारे कल्पना से निकलता है, उत्पन्न होता है और इससे बौद्धिक संबंध भी होता है, लेकिन अनुभव भी होता है। लेकिन क्या होता है, अनुभव इंद्रियों के तनाव मुक्त होने का अनुभव नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका जो अनुभव हो वो अच्छा हो। तो इसी प्रकार वे कह सकते हैं कि तनाव मुक्त होने का अनुभव नहीं भी हो सकता है। बाह्य वस्तु हमारी 5 इंद्रियों को प्रेरित करती हैं। जो अनुभव को सुखदायी होते हैं उनसे इंद्रियां हर्ष होता है। देखिए, जो हमारी 5 बाह्य इंद्रियां हैं, जो भी आपको बताती आ रही हूँ, 5 बाह्य इंद्रियां और 2 आंतरिक इंद्रियां। तो जो हमारी बाह्य इंद्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, अनुभव को सुखदायी बनाती हैं। देखते ही आप किसी चीज़ को, सुनते ही आपको खुशी महसूस होता है। तो इससे क्या होता है, अनुभव आप आनंद की अनुभूति करते हैं, तो उनसे जो है इंद्रियों को हर्ष की प्राप्ति होती है, उल्लास की प्राप्ति होती है। अतीत के अनुभव की सहायता से चेतन द्वारा मांसपेशियों में ऐसी उत्तेजना होती है जिसका परिणाम हर्ष के भाव में होता है। यदि यह उत्तेजना चेतन के स्वभाव के विपरीत होती है तो इसका परिणाम दुख के भाव में अनुभव होता है। अब देखिए क्या होता है, जो अतीत के अनुभव की सहायता से जो आपके बीत चुका है उसका जो आपका अनुभव हो रहा है, तो वो क्या होता है, इससे हमारी मांसपेशियाँ उत्तेजित रहती हैं कि हाँ भाई, ये काम हमें नहीं करना है क्योंकि अतीत में हमारे साथ हो चुका है और इसको हम अच्छे ढंग से करेंगे, या ये चीज़ें इसको करने में गड़बड़ हो जाती हैं। तो क्या होता है, इससे आपकी मांसपेशियाँ उत्तेजित रहती हैं कि नहीं, ये हमारे अतीत का अनुभव है, ये खराब था तो हम इसे नहीं करेंगे, या फिर ये अच्छा था तो हम इसे करते हैं। तो इस प्रकार आपकी ऐसी उत्तेजना होती है जिसका परिणाम क्या होता है, हर्ष के भाव में होता है। मतलब आपको फिर उस काम को और अच्छे ढंग से कर पाओगे तो आपको क्या होगा, हर्ष और भाव की प्राप्ति होगी। तो यदि हम उत्तेजना चेतन के स्वभाव के विपरीत होते हैं तो इसका परिणाम दुख के अनुभव में भी होता है। तो अब अगर हमारे जो चीज़ें देख रहे हैं हमारे स्वभाव से बिल्कुल उल्टा हैं, तो उससे क्या होगा, उसका परिणाम दुखी होगा, दुख का अनुभव होगा, हमारे जो भाव होंगे वो दुखी होंगे। तो यही कह रहे हैं वो। अब आगे देखते हैं, किंतु कलाकृतियों के भाव से किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचने के कारण आत्मा को आनंद का अनुभव होता है। अब जो कलाकृति आपने बनाई है, तो कलाकृति के भाव से किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचने के कारण क्या होता है, अब जैसे आपने कोई कलाकृति बनाई है, वो देख के मुझे इतना खुशी महसूस हो रही है। मान लीजिए आपने कोई पेंटिंग बनाई है, उसके कलर्स इतने ब्राइट हैं, जैसे जो आपको पसंद है, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारे कलर्स लगे हुए हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, इससे आपके आत्मा को शांति मिलेगी, आनंद की प्राप्ति होगी, है ना, हानि नहीं पहुंचेगी। तो यही कह रहे हैं कि कलाकृतियों के भाव से किसी भी प्रकार की हानि ना पहुंचने का कारण क्या है, आत्मा को आनंद का अनुभव होना। देकार्त ने कलाकृति से उत्पन्न अनुभव का निम्नलिखित रूप में वर्णन किया है। अब देखते हैं इन्होंने कलाकृति से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उनके क्या अनुभव बताए हुए हैं। तो उनका कुछ वर्णन दिया हुआ है, देखते हैं देकार्त के द्वारा।
कलाकृति से सर्वप्रथम प्रत्यय जागृत होता है। अब देखिए कोई भी कलाकृति आप देखते हैं तो आपके जो प्रत्यय मतलब यहाँ पे स्थायी भाव, तो आपके जो स्थायी भाव होते हैं वो क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं अगर आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मन का भाव बाहरी भाव वेग से भिन्न होता है। सही बात है, आपकी जो चीज़ें मन में हैं वो कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप जो बाहरी दिखाते हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, आप बाहरी इंद्रियों के साथ जो भी चीज़ें कर रहे हो तो वो आपके दिखती हैं, लेकिन जो मन के भाव होते हैं वो बाहरी भाव से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि वो दिखते नहीं हैं। तो कलाकृति का हर्ष बौद्धिक हर्ष के साथ साथ भाव का भी अनुभव है, अतः ये शुद्ध बौद्धिक हर्ष से भिन्न है। इसको यहाँ पे भावे लिखा, इसको भाव कर लेना और यहाँ पे अतः होगा, आता नहीं होगा। तो कलाकृति से के द्वारा क्या होता है, हर्ष बौद्धिक हर्ष के साथ साथ भाव भी अनुभव होता है, मतलब आपको खुशी भी महसूस होती है, उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, आपके भाव भी जागृत होते हैं और ये क्या होता है, शुद्ध बौद्धिक हर्ष से थोड़ा सा भिन्न होता है। इस प्रकार देकार्त ने सौंदर्य की व्याख्या में अनुभूतियों को महत्वपूर्ण माना है और सौंदर्य अनुभूति तथा मनोविज्ञान का संबंध स्थापित किया है। आप लोग देकार्त जब से पढ़ते आ रहे हो, आपकी जो भी 2 वीडियो मैंने भेजी हैं तो उसमें आप लोग देख ही रहे हो कि जो देकार्त है वो अनुभूति के बारे में ही बातें कर रहा है कि किस प्रकार हम उस चीज़ को फील करते हैं, अनुभूति करते हैं। तो उनकी व्याख्या की है इन्होंने। इन्होंने जो है अनुभूति को ही सबसे महत्वपूर्ण माना है और सौंदर्य अनुभूति जो है, जो सुंदरता की अनुभूति है और उसको और मनोविज्ञान को, दोनों को एक संबंध में स्थापित किया है। संगीत का विचार करते हुए सौंदर्य को अनुकूलता से संबंधित माना है और अनुकूलता का अर्थ है सहानुभूति बताया है। तो संगीत जब आप सुनते हो तो आप उससे क्या होते हो, आपकी अनुकूलता के साथ होता है वो, तो आप क्या हो जाता है, आपको सहानुभूति मिलती है। तो अनुकूलता का अर्थ यहाँ पे सहानुभूति से है, आप सेटिस्फाई हो जाते हो गाने सुन के, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई हैं। तो देकार्त आज से आपका ख़त्म हुआ और इसके बाद आपके नेक्स्ट दार्शनिक स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी देकार्त से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करें, जूम मीटिंग पे मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।